धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है। मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गौतम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल्ला पर अवैध फंडिंग करने का आरोप है। मौलाना उमर गौतम का धर्मांतरण का पैसा बांटता था अब्दुल्ला। धर्मांतरण के आरोपी जहांगीर, कौसर और फराज से जुड़ा था अब्दुल्ला। यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तारी की है अब्दुल्ला की। अवैध फंडिंग करने का आरोप। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनके पास ज्यादा डिटेल्स है। बताइए विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस गिरफ्तारी के संदर्भ में? जी राजन, देखिए अब्दुल्ला बहुत शातिर था, जो सारा लेन देन का काम, जैसे पैसा बांटना है, जो धर्मांतरित लोग थे उनको रुपए देने का काम करता था। और इसके अलावा जो इसके पिता हैं मोहम्मद उमर गौतम, उनके जो ट्रस्ट हैं अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके अलावा जो मस्जिद चलाते थे वो अल फारूकी नाम से मदरसा चलाते थे, और एक इस्लामिक दावा सेंटर जो दिल्ली में उनका सेंटर चलता था, उसमें सारा जो पैसा आता था, विदेशों से जो रुपए आते थे इनके खातों में, उसको धर्मांतरित लोगों में बांटता था ये, और तमाम ऐसे संगठनों को भी देता था जो ये काम कराते थे। ये जो अब्दुल्ला के साथी, इसके और भी साथी चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं है। इसमें आगे और गिरफ्तारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि 16 गिरफ्तारियां अब तक इसमें हो चुकी हैं, जिसमें उमर गौतम के अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी और महाराष्ट्र में पूरा नेटवर्क देखने वाला रामेश्वर कावड़े उर्फ एडम, भूप्रिय बंधु, अरसलान, मुस्तफा कौशल, इदरीस मोहम्मद, ये नाम है जो मुख्य हैं, जो पूरा रैकेट चला रहे थे। जब एटीएस ने जांच की तो अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया, और उसके जब बैंक खातों की जांच की गई तो पता लगा कि उसके खातों में पिछले कुछ दिनों में 75 लाख रुपए आए थे। उसमें से 17 लाख रुपए करीब विदेशों से आए थे, जो खाड़ी देश हैं, यूके हैं, अमेरिका है, वहां से कई संगठनों ने इसको रुपया भेजा था। और उससे जब रुपयों का हिसाब किताब मांगा गया तो वो कोई हिसाब किताब नहीं दे सका। जो उसके पिता थे वो भी अपने जो खाते आए थे उनके व्यक्तिगत खातों में, परिवार के खातों में रुपया आया था, वो हिसाब किताब नहीं दे पाए थे, तब उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसीलिए अब्दुल्ला को भी कोई हिसाब नहीं दे पाया है। तो अभी इसमें आगे इनकम टैक्स और जो हवाला के जरिए रकम आई है तो ईडी भी इन्वॉल्व होगी। ईडी भी उससे पूछताछ करेगी, बहुत सारी अन्य एजेंसियां जो आतंकी संगठनों के। ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं अभी और एजेंसीज भी इस पूछताछ में इन्वॉल्व होंगी, अब्दुल्ला से पूछताछ करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नोएडा से गिरफ्तार हुआ है मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गौतम। फंडिंग, अवैध फंडिंग का मामला बन रहा है अब्दुल्ला पर, और इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पूछताछ करेगा अब्दुल्ला गौतम से। इनकम टैक्स भी सीन में आ सकता है। विजय तिलक। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बसपा के गढ़ में जनादेश महारैली की। वहां पर बसपा से निष्कासित विधायक राम अचल और लालजी वर्मा ने अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए हुंकार भरी और सपा सरकार के समय पर किए गए कामों की तारीफ करते हुए यूपी की भाजपा सरकार पर सड़क, बुलडोजर, लैपटॉप, बेरोजगारी से कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर बड़े हमले बोले। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों की सोच थी, लेकिन ये सड़क भाजपा ने उतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर भाजपा सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया गया। अगर सड़क पर बुलडोजर चला होता तो
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से बेहतर सड़क होती। कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। तो आक्रमण में बुलडोजर का भी नाम शामिल कर लिया अखिलेश यादव ने। और सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप भी चला देंगे और समय आने पर बुलडोजर भी चला लेंगे। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। अम्बेडकर नगर से अखिलेश यादव भाजपा की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाली। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश को कंपनी बना डालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान। दरअसल अखिलेश यादव ने बसपा के गढ़ में बसपा से निष्कासित 2 बड़े नेताओं को सपा ज्वाइन कराई, और ये नाम है रामअचल राजभर और लालजी वर्मा। बसपा के 2 नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सरकार बनी, 206 सीटें शुरुआत में हम लोग जीते, जो बदल कर पहुंचकर 226 तक गई थी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये नारा बदला कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी, और 2009 के लोकसभा के चुनाव में एक तरफा किसी एक व्यक्ति को मानकर कि इन्हों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, और उसके आधार पर जो हिस्सेदारी देने का काम किया, 80 सीटों में हर तरफ एक ही तरह के लोगों को जो लड़ाने का काम किया, उसके कारण 2009 के लोकसभा में ही जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर 26 सीटें जीत कर आई, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आई 21 सीट जीतकर, हम तीसरे नंबर पे हो गए। वहीं से ही बहुजन समाज पार्टी का नारा बदलने के कारण, जो सबसे बड़ी कारण है बहुजन समाज पार्टी के पीछे जाने का, पिछड़ों का पार्टी से अलग करने का परिणाम है। पिछड़ों को 54% आबादी को 27% भी हिस्सेदारी न देने का परिणाम है कि आज वो पिछड़ा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे खिसकता जा रहा है। आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपके साथी रामअचल राजभर ने तो मंच से कहा कि अगर कहा जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तैयारी में हैं? पार्टी का जो नेतृत्व निर्णय करेगा, चूँकि हम लोगों ने अपने मन से कभी ना तो चुनाव लड़ा और ना कभी अप्लाई किया चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी का नेतृत्व जहां से उचित समझता है चुनाव लड़ाता है, और हमने ये मानकर समाजवादी पार्टी को शामिल होने का काम किया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो भी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के उसको निभाने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही 300+ सीटें इस बार भी जीतेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। बीजेपी का मेरा अपना मानना है, जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी 100 सीटों के अंदर आएगी। और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें पाएगी फिर? निश्चित रूप से उसके बाद समाजवादी पार्टी ही बचती है, दूसरी कोई पार्टियां इस बार 10 सीट को भी पार नहीं कर पाएंगी। मायावती भी तमाम बातें दावे कर रही हैं। मेरा अपना अनुमान है कि 2017 में जहां बहुत से लोग साथ थे,
तब हम 19 सीट ले पाए थे। आज तो मैं समझता हूं कि कोई भी नहीं रह गया, और यहाँ तक कि जो हमारा दलित समाज था, जो पूरी निष्ठा से जुड़ा था, वो भी अब 50% से ज़्यादा उनका साथ छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि इस बार 10 की आंकड़ा को नहीं पार कर पाएंगे। क्या आपने सुना, क्या कहना है इसी सारे प्रकरण पर अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया। मायावती का ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये रहा। बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे यह और भी घटता और कमजोर होता हुआ ही चला जाएगा। जबकि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने में कई बार उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं। हाल ही में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का सुल्तानपुर दौरा होगा। वहां पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि पहली बार रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, और ये उनके लखनऊ दौरे पर होने वाला है। आपको बताएं कि 20 से 22 नवंबर तक लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका पीएम उद्घाटन करेंगे। इस दौरे पर ही वो यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 19 नवंबर को झांसी आने की भी उनकी खबर मिल रही है। तो इस महीने में कई बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इधर कानपुर में लगातार जीका वायरस के नए मामले मिलने से लोगों के जीका वायरस की चपेट में आने से लोगों में डर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 13 नए जीका संक्रमित लोग सामने आए। इनमें 3 महिलाएं हैं, 3 और 6 बच्चे शामिल हैं। इस वायरस का जाल कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्वास्थ्य महकमे में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें पोखरपुर, हरजिंदर नगर, श्यामनगर, ओमपुरवा, तिवारीपुर में संयुक्त सर्वे और सर्विलांस का काम कर रही हैं। यहाँ 24 घंटे और 7 दिन जीका से संक्रमित रोगियों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके कॉल करके उनका हालचाल पल पल लिया जा रहा है।